Hello students, today we will continue our chapter number 9 force and law of motion. स्टूडेंट्स इसमें हमने जो है फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, इनर्शिया पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, ठीक है, और सेकेंड लॉ और मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पढ़ लिए, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो पहले आप उसको देख लो, तभी आगे ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स बीच में हैं, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। पहले हमने सारी थ्योरी देख लेनी है, इससे आपको सारे लॉज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल करना इजीली हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मोशन के मैंने एक एक न्यूमेरिकल अलग कराए थे, इसी तरीके से इसके करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोशन है, सॉरी लॉ है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट two law of motion tell us how a applied force change the motion and provide us with a method of the determine the force। हमने पहले दो मोशन में क्या देखा कि कैसे फोर्स चेंज होता है, तो कैसे मोशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा था, फोर्स पे कर रहा था। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बताता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट द इंटेंसिटी एक्सर्ट ए फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया, आप ए हो और यहाँ पर कोई बी है। अगर आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो तो बी का भी उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो मीन्स जो आप जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मीन्स ए अगर बी के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स बी जो है उसके ऊपर लगाएगा। These two force are always equal in magnitude but opposite in direction। और ये फोर्स इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे यहाँ पर ए था, यहाँ बी था, ठीक है। ए ने बी को फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में लगाया, ए ने बी को फोर्स, तो बी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ए को फोर्स लगाएगा, ठीक है। इसके पहले आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। These force act on the different object or never on the same object. In the game of the football, sometime we while looking at the football and trying to kick it with a greater force। तो हर जगह कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो फुटबॉलर जो होता है वो फुटबॉल को किक करता है, ठीक है। तो फुटबॉल उतनी तेजी से क्या होती है, उतनी ग्रेटर फोर्स से आगे की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो जितनी वो तेजी से, जितनी स्पीड से वो जा रही है फुटबॉल, तो अगर दूसरा जो प्लेयर है वो उतनी ही फोर्स से उस पर मारेगा, तभी उस बॉल की डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल थी, ठीक है। इस फुटबॉल को आपने पुश किया, ठीक है, किक किया। किक करने के बाद इसकी जितनी फोर्स से आपने किक किया, जितनी स्पीड से किक किया, तो यहाँ पर जो दूसरा पर्सन है उसको भी इसे उतनी ही फोर्स से किक करना पड़ेगा दूसरे डायरेक्शन में भेजने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, आप और एग्जांपल्स देख के और इजीली समझ जाओगे। एक एग्जांपल आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझो। जैसे कि स्प्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग में क्या है, आपने इस साइड वाले बी स्प्रिंग को आपने वॉल से कनेक्ट कर दिया है और ए स्प्रिंग को आपने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग को जब आप पुश करोगे, इस अपनी तरफ खींचोगे इसको, तो क्या होगा इसमें, तो आप देखोगे दोनों की मेजरमेंट चेक करोगे तो इस स्प्रिंग का और इस स्प्रिंग का फोर्स जो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि आप इसको जितना अपनी तरफ खींच रहे हो उतना ही वॉल क्या कर रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। कैसे, एक्शन एंड रिएक्शन। आपने कभी सिंपली एक एग्जांपल है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, कोई फ्रेंड आपका यहाँ खड़ा है, सिंपली आप इधर से आ रहे हैं, आप इधर से जा रहे हो, अचानक कोई आपस आपस में टकरा जाते हो, तो क्या होता है, दोनों ही क्या करते हो, एक इस साइड को धक्का पड़ जाता है, एक को इस साइड धक्का पड़ जाता है और वो गिर जाता है। तो इसका क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन। मीन्स आप ने एक्शन किया, उधर धक्का मारा, तो जो आपका फ्रेंड आ रहा था उससे भी आपको धक्का लगा, तो वो एक्शन का क्या हो गया, रिएक्शन। तो समझ आ गया। तो ए अगर फोर्स लगा रहा है तो बी उसका क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा यही है,
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। अब आप समझ लो कि आप जो है सपोज यू आर द स्टैंडिंग एट द रेस्ट एंड द इंटेंट एट टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड। आप रोड पे हो और रेस्ट में हो, उसके बाद आपने चलना शुरू कर दिया। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर ए फोर्स इन द अकॉर्डिंग विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आपको आगे चलने के लिए फोर्स की जरूरत है। जब तक आप अपने पैर को आगे बढ़ाओगे नहीं, आप आगे नहीं चल पाओगे, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, आपका पैर आगे को बढ़ा, लेकिन जब आप जमीन पर पैर को रखते हो तो आपका पैर जो है पीछे को धक्का मारते हुए चलता है। मीन्स आप आगे को पैर ले जा रहे हो, एक्शन। फिर जब जमीन पर रखते हो उस पर क्या होता है, पुश लग होता है और रिएक्शन होता है, जिससे आप क्या होते हो, आगे की तरफ बढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने पैर को उठाया, ठीक है, आपने उठाने के बाद जब जमीन पे रखा तो क्या होगा, उसको अपोजिट पीछे की तरफ धक्का मारते हो ना, आप करके देखना, ठीक है। तो एक्शन का क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब फोर्स लगा तो आपका पैर जो है मस्कुलर फोर्स के कारण आगे बढ़ा, और बाद में जमीन को आपने पुश किया, रोड को आपने क्या कर दिया, रोड को जो है वो बैकवर्ड पुश किया, तो आपका पैर क्या हो गया, पीछे की तरफ हो गया, ठीक है, और आपकी बॉडी जो है आगे की तरफ चल दी। तो एक्शन और रिएक्शन समझ आ गया। आपका पैर ने एक्शन लिया, रोड को रिएक्शन हुआ, तो आपकी बॉडी क्या हो गई, आगे की तरफ हो गई। It is important to note the action and reaction force are always equal in the magnitude. These force are may not produce acceleration of equal magnitude. देखो, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है, फोर्स तो हमेशा एक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड हो, मतलब जरूरी है दोनों को बराबर फोर्स लगे, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, उसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 2 kg का है और ये 5 kg का है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से एक 2 kg की बॉल को फेंका, यहाँ पे 5 kg की बॉल को फेंका, अगर ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा धक्का किससे लगेगा, 5 kg से लगेगा ना, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, मास पे डिपेंड करता है। इसकी एक सिंपल सी बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, ये ए फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है। ये क्या होता है, रिकॉइल ऑफ द गन। ये गन में क्या होता है, आपने अगर कभी भी ओरिजिनल किसी को गन चलाते हुए देखा होगा तो वो क्या होता है, अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, उस वो अगर गन को आगे की तरफ प्रेस करता है तो उसको भी पीछे की तरफ क्या होता है, थोड़ा सा धक्का लगता है, ठीक है, वो थोड़ा सा खुद भी पीछे की तरफ हो जाता है, लेकिन डिपेंड कहाँ करा, डिपेंड किस पे करा, मास पे। जो बुलेट होती है, जो इसके अंदर की जो बुलेट है, ये जो इसके अंदर की बुलेट है, इसका मास क्या होता है, कम होता है। और जो राइफल होती है, ठीक है, राइफल की जो बंदूक होती है वो क्या होती है, गन जो होती है वो उसका मास जो है ज़्यादा होता है। तो गन का मास ज़्यादा होने की वजह से जो जितनी स्पीड से ये बुलेट आगे जाती है, गोली आगे जाती है, गन का मास ज़्यादा होने की वजह से उसका रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ तो है, लेकिन क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से जिसका मास ज़्यादा होता है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पे, मास के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप ये बोट और सेलर को देखोगे, ठीक है, जो बोट पे रहता है उसको सेलर बोलते हैं। अब ये बोट से उतरता है, ठीक है, आप कभी अपनी लाइफ में कभी ये किया हो तो आपको पता लगेगा, ठीक है। इसमें क्या है, हम मैंने किया हुआ है, मुझे पता है, ठीक है, अगर आपने किया हो तो आप भी सोचना क्या करते हैं। अगर बोट से आप उतरते हो ना, और आप क्या, आपने कई बार देखा होगा जब बोट से आपको उतारते हैं ना तो उसको बोट को क्या करते हैं, एक रस्सी से कहीं बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब आप बोट से उतरोगे तो आपका जो एक्शन आगे को होगा उतना ही आपका रिएक्शन बोट को लगेगा, ठीक है। तो बोट क्या होती है, वो पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, जितना आप आगे की तरफ जाओगे आपकी बोट उतना ही पीछे की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से जब सेलर आगे को जंप करेगा तो बोट क्या हो जाएगी, पीछे को, बैकवर्ड को मूव करेगी। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक बच्चा है, अगर इसको पुश करेगा, यहाँ पर ये दोनों बच्चे हैं, अब ये एक दूसरे को पुश करेंगे तो आप क्या देखोगे यहाँ पर कि किसका वेट, किसका मास ज़्यादा है। अब अगर इसका मास ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा तेजी से इसको पुश कर पाएगा, मतलब
पुश मीन्स कैसे, अब ये जब इसको ये चीज़ पकड़ाएगा, ठीक है, ये जो इसने लिया हुआ है दोनों रोलर पे खड़े हुए हैं, ठीक है, जब ये इसको पकड़ाएगा गर्ल को तो इसके पास वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसका जो रोलर है ज़्यादा दूर जाएगा और इसका रोलर जो है कम दूर जो है जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक्शन एंड रिएक्शन। तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जैसे कि आपने एग्जांपल देख लिया कि कार्ड था, ये तो हमने आपको एग्जांपल बता दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता चल गया, एक्शन एंड रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वैसे तीनों लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो, अगर आप अपने फ्रेंड को लड़ाई ले देख लो कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ लड़ रहे हो तो आप जितनी ताकत से उससे लड़ोगे उतनी ही ताकत से वो भी क्या करेगा, आपसे लड़ेगा ना, ठीक है, तो उतनी ही ताकत से आपसे लड़ेगा। तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें एक्शन और रिएक्शन हो रहा है कि मैं जितनी ताकत लगा रहा हूँ उतनी ही ताकत उधर से भी लग रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि एक्शन एंड रिएक्शन कौन सा लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर बेल आइकन को प्रेस कर देना।